Hello everyone, welcome back to Line Science Academy's online platform and in today's session we are going to discuss modern Indian history. So basically इससे पहले हमने अपने ऑलरेडी 5 सेशंस में आपकी एंशंट से स्टार्ट किया था और अब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ आ चुके हैं, जिसमें बीच में हमने एक सेशन में आपका एनसीईआरटी के थ्रू हिस्ट्री को डिस्कस किया था 7th 8th की एनसीईआरटी। सो अब हम अपना मॉडर्न जो 6 पार्ट होगा, जो आज वाला सेशन होगा, यहाँ पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ही आगे बढ़ाते हुए यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे और अदर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट बताना है आपको। रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। द रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। The demonstration against the arrival of Simon Commission coincided with the रॉलेट सत्याग्रह। आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह आपका सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेस्ड था। दूसरा ये था कि रॉलेट सत्याग्रह में आपका जो गांधी जी है उन्होंने आपका होम रूल लीग का यूटिलाइज किया था। तीसरा ये है कि रॉलेट सत्याग्रह आपका कोइंसाइड किया था साइमन कमीशन से। और आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका 1 और 2 सही है, क्योंकि आपका रॉलेट सत्याग्रह और साइमन कमीशन कोइंसाइड नहीं करते हैं। याद करिए साइमन कमीशन क्यों बना था, जब आपका 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद हम एक ऐसी कमीशन बनाएंगे जो इसके आपकी रिकमेंडेशन पे जितना एग्जीक्यूट हो पाए उसको चेक करेगा। तो साइमन कमीशन आपका कब बन रहा है? आपका 10 साल बाद, मतलब उससे भी एग्जैक्टली 1929 में नहीं बनता, उससे 1-2 साल पहले ही बन जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में आपके इलेक्शंस की वजह से। सो आपका और रॉलेट सत्याग्रह आपका ये पहले आ चुका है, रॉलेट एक्ट, जिसे आपका ब्लैक एक्ट भी कहा गया था, काला कानून भी कहा गया था, नो अपील नो दलील वाला। ठीक, तो तीसरा कैंसिल होता तो आपका ए गया, आपका सी गया, आपका डी गया। अब आपका आंसर बचता है ए और बी। तो 1 तो आपका ठीक है, 2 भी आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गांधी ने आपका क्या किया था, जो होम रूल लीग था उसको यूटिलाइज किया और देखते ही उन्होंने क्या करा, इसको आपका उसमें मर्ज कर दिया था। Which of the following was the economic critic of colonialism in India? कौन कौन थे जो कॉलोनाइजेशन के कॉलोनलिज्म के क्रिटिक थे? इकोनॉमिक क्रिटिक, ओके। दादा भाई नारोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। और आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 to 3 ओनली। और आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सब आपके इकोनॉमिक क्रिटिक थे। याद करिए आपको दादा भाई नारोजी ने आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, जिससे उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इकोनॉमिक टर्म्स में हमारा क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और फिर उसी के साथ जब हम आगे ही इकोनॉमिक क्रिटिक में डिस्कस करते हैं तो जी सुब्रमण्यम अय्यर का नाम आता है, आर.सी. दत्त का नाम आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, क्या डिफाइन किया था? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वायसराय, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें से क्या डिफाइन किया था? क्लियरली डिफाइन था 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरकी देखने को मिलती है। याद करिए जब उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट नाम की चीज़ लेके आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने जुरिस्डिक्शन आपका सेट कर दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस में करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस में करेगी। जुडिशरी स्टेट लेजिस्लेचर का सेपरेशन तो वैसे भी इनके सेंस में आपका सही नहीं बैठता है। पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नहीं, ये पहले आपकी हो चुकी है। Who of the following organized a march on the Thanjore coast to break the salt law in April 1930? V.O. चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, के कामराज एंड एनी बेसेंट। इनमें से किसने आपके तंजौर में आपका सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, जो आपका सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था, सॉल्ट मार्च चल रहा था आपका, सो उसी को तंजौर में किसने करा था? आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स आपका सी राजगोपालाचारी ने तंजौर में किया था। गांधी ने ऑल ओवर इंडिया में बड़े उस पर करा था, बट इसी के साथ साथ ही आपके छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे एरियाज में अलग अलग जो आपके लीडर्स हैं उन्होंने भी इसे करा था। Consider the following statement. The first woman president of the Indian National Congress was Sarojini Naidu. The first Muslim president of the Indian National Congress was Badruddin Tayyib और आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2, नीदर 1 और 2। आपको करेक्ट बताना है इसमें से कौन सा सही होगा इसमें, और इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। देखिए जब हम फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो नाम आता है एनी बेसेंट का, INC की, ओके। तो नाम आता है एनी बेसेंट का। ठीक, उन्होंने आपका 1917 का जो सेशन था, आई गेस कलकत्ता का सेशन था, वहाँ पे आपने क्या करा, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहली वुमेन थी जिन्होंने कांग्रेस को हेड किया था। लेकिन जब बात आती है पहली इंडियन वुमेन का,
तो तब आपको यहाँ पे फिर आपको सरोजिनी नायडू का नाम देखने को मिलता है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, वो सिर्फ विमेन है, यहाँ पे ये इंडियन विमेन है, तब आपको यहाँ पे सरोजिनी नायडू नाम देखने को मिलता है। पहले मुस्लिम लीडर आपके बद्रुद्दीन तैयब जी थे, ये बिल्कुल ठीक है। Which one of the following movements has contributed to the split in Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा सब मूवमेंट था जिसकी वजह से आपको आगे जाके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट देखने को मिलता है कांग्रेस में। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इनकी टाइमलाइंस पता होनी चाहिए और इनका स्प्लिट का टाइमलाइन पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। आंसर होगा आपका ए, स्वदेशी मूवमेंट। बहुत, क्योंकि आपका 1907 में आपका स्प्लिट हो रहा है, सूरत स्प्लिट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। आपका 1905 में पार्टीशन हो चुका है, ठीक है, पार्टीशन अनाउंस हो चुका है, और जब पार्टीशन हो चुका है तो फिर अब यहाँ पे इसके रिएक्शन में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, ठीक। अब जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो रहा है तो यहाँ पे आपके मॉडरेट्स का आपका जो तरीका होगा वो अलग जा रहे होंगे, एक्सट्रीमिस्ट अपने तरह के अलग जा रहे होंगे। मॉडरेट्स जिनको कहते थे नरम दल, ठीक, और एक्सट्रीमिस्ट जिनको कहते थे गरम दल। ओके, सो अब यहाँ पे ये आपको स्प्लिट देखने, ये स्टार्ट हो चुका है, इनके बीच में आपका फ्रिक्शन स्टार्ट हो चुका है, और ये 1907 में जाके ये आपका क्या होता है, इनमें स्प्लिट हो जाता है। The Swadeshi and boycott were adopted as a method for struggle for the first time during, किस टाइम पे ये सबसे पहले अडॉप्ट किए गए थे? एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया। तो स्वदेशी और बॉयकॉट को मेथड ऑफ स्ट्रगल सबसे पहले कब अडॉप्ट किया गया था? और आपका आंसर होगा इसमें ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो ऑब्वियसली स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था इस टाइम पे, तो उन्होंने यही चीज़ें स्टार्ट करी थी। उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का, और क्या अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। मैं ये सब इसलिए इतना डिटेल नहीं बता रही हूँ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है, क्योंकि इससे पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपके क्लास नोट्स में भी ये डिस्कस हुआ है, और अगर आप स्पेक्ट्रम वगैरह बेसिस से पढ़ने कवर कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, इसलिए इतना डीप नहीं जा रही हूँ मैं। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एंड एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, पीजन मूवमेंट इन पंजाब। देखिए इन्होंने क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया क्योंकि इन्होंने इसमें स्टेट्स के नाम दे दिए। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सत्यशोधक समाज कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, और बाकी का अगर आपको नहीं भी पता तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आंसर होगा इसका सी, क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र से रिलेट करता है। अब चलिए ये आप मुझे बताएंगे कि किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में आपने डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है, कई बार क्लास में डिस्कस हुआ है, ठीक। तो महाराष्ट्र में एंटी कास्ट मूवमेंट था, किसने स्टार्ट किया था, ठीक, उनकी वाइफ का नाम क्या था आपको वो बताना है, ठीक। What was the main reason for the split in Indian National Congress? सूरत 1907, क्या रीज़न था? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, extremist lack of faith in the capacity of moderates to negotiate with British government, foundation of Muslim League, Aurobindo Ghosh inability to elected as a president of Indian National Congress। 1907 के सूरत स्प्लिट का रीज़न पूछ रहे हैं। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है तो आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। आंसर आपको वहाँ पे दिख रहा है, आंसर होगा इसका बी, क्योंकि आपका जो एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट्स के तरीक़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं था, इसलिए यहाँ पे सूरत स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। और फिर जो वो सेशन था, जो आपको 1907 का सेशन हुआ था, जहाँ पे आप मॉडरेट्स चाह रहे थे कि हमारा जो मेंबर है, मतलब हमारा जो एक रिप्रेजेंटेटर है वो प्रेसिडेंट बने, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे उनका बने, और एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन, मतलब एंड में बंदा कौन है, जो मॉडरेट्स के वो बनते हैं। और फिर इस तरीके का आपको वहाँ पे क्लैश देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली स्प्लिट ही वहाँ पे रिजल्ट निकलता है। ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि मिंटो यहाँ पे ना आपको 1909 में लेके आ रहे हैं क्या, ये कम्युनलिज्म का जो इंट्रोडक्शन है, जो कि आपका सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम लीग आपकी बन चुकी है ऑलरेडी, बट ये इसका स्प्लिट का रीजन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, द प्लान ऑफ सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प envisaged that after second world war, जो क्रिप्स, ये सिंपल है बोले, जो क्रिप्स मिशन आया था उसने इसमें से क्या आपको इंडिया को प्रॉमिस किया था? इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ, इंडिया शुड बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस। आंसर होगा इसका डी, बहुत ईजी था। ईजी इन द सेंस ये हो जाता है कि आपको इतना अगर पता है कि डोमिनियन स्टेटस आपका क्या इसने बोला था, क्रिस्प ने इसको अलाउ कर दिया था।
पार्टीशन आपका, उससे पहले किसी ने हाँ नहीं बोला था पार्टीशन के लिए, आई गेस माउंटबेटन प्लान से पहले पार्टीशन के लिए हाँ नहीं बोला गया था, ठीक। ये कॉमनवेल्थ वाली कंडीशन भी अगर आप इसको छोड़ सकते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपको अभी तक नहीं दिख रहा है, ये बाद में थोड़ा सा और लेट आ रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस के साथ। अभी तक ये डोमिनेंट स्टेटस पे ही स्टक हैं, और इसीलिए जो आपको जो रिएक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है, मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंडियंस फुल फ्रीडम मांग रहे हैं और ब्रिटिशर्स अभी भी डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। आई एस आप लोगों ने 10 में से आपके 10 मार्क्स आए होंगे। उन बच्चों के तो स्पेशली आने चाहिए जो क्लास को डेली फॉलो कर रहे हैं और जिनकी हिस्ट्री ऑलरेडी कवर हो चुकी है। ओके, सो अच्छे से कवर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।